आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नव भारत ने ज्ञानवापी को लेकर जो दिखाया वो सही साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी पर क्या होगा? पीएम मोदी के नेपाल दौरे से चीन बेचैन क्यों है? राहुल गांधी मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने कैसे पानी फेरा? जम्मू में जंगल की आग क्यों नहीं बुझ रही? इन सारे सवालों के जवाब वीडियो सबूतों के साथ अगले 1 घंटे में मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 50 बड़ी खबरें। कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानवापी वजूखाना सील किया गया। वाराणसी प्रशासन ने सील किया वजूखाना। वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला, कहा शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील किया जाए। अदालत ने कहा वहां लोगों को वजू करने से भी रोका जाए। 20 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत ना दी जाए। ज्वाइन नव भारत से बोले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, सर्वे में कई चीजें मिली, कल रिपोर्ट दायर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट कमिश्नर ने टाइम्स नव भारत से कहा याचिका पर कोर्ट ने जगह को सील करने का आदेश दिया। 2-3 दिन में सच सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली। याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक टाली गई। ज्ञानवापी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट नंबर 4 में 40वें नंबर पर लिस्ट हुआ मामला। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की है याचिका। टाइम्स नव भारत पर नंदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। शिवलिंग की तरफ है नंदी का मुख, वजू खाने के ठीक सामने मस्जिद की दीवार। सर्वे के दौरान फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर गणेश शर्मा का दावा, कहा सर्वे के दौरान 1 से 1.5 हजार फोटोग्राफ क्लिक किए गए। सर्वे टीम में शामिल सोहनलाल आर्य का बड़ा बयान, कहा जिसकी प्रतीक्षा नंदी को थी वो बाबा मिल गए। मुस्लिम पक्ष ने सोहनलाल के दावों को नकारा, कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा, सारे सबूत हमारे पक्ष में, जिसकी कल्पना की थी वो आज दिखा। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग का कांग्रेस का दावा, तालाब के अंदर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारे का टूटा हुआ हिस्सा। यूपी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने दावा किया। ज्ञानवापी सर्वे पर ओबीसी का बयान, ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद रहेगी। हमसे बाबरी मस्जिद को छीन लिया, अब हम किसी मस्जिद को नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी केस पर पीएफआई का बयान, कोर्ट का आदेश एक तरफा, फैसले की समीक्षा करे कोर्ट। ज्ञानवापी परिसर पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान, कहा जोड़ तोड़कर आप शिवलिंग या ओम बना लें, यह कोई दलील नहीं है, सर्वे ही गैरकानूनी है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की खबरों के बाद संबित पात्रा ने किया ट्वीट, शिव ही शाश्वत हैं और शिव ही सत्य हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर महबूबा मुफ्ती का बयान, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े, मस्जिद में भगवान का मिलना अच्छा है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा महबूबा मुफ्ती को पता होना चाहिए कि मुगलों ने लुटेरों की तरह बर्ताव किया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर कुशीनगर में खुशी का माहौल, लोगों ने उत्साह में हर हर महादेव के नारे लगाए। सीएम योगी के आवास पर पीएम मोदी की यूपी के मंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर सीएम ने किया स्वागत। कुशीनगर के बुद्ध मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। बुद्ध महान परिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर पूजा की। लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। नेपाली भाषा में लोगों को बधाई दी। लुम्बिनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने समझाया बुद्ध का मूल, कहा बुद्ध बोध भी और शोध भी। भारत नेपाल की दोस्ती पर बोले पीएम, कहा लगातार मजबूत होती घनिष्ठता सभी के लिए हितकारी। नेपाल दौरे पर पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। राजस्थान के बांसवाड़ा से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस लोगों को जोड़ती है और बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर कहा यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। केजरीवाल ने कहा 80% दिल्ली अवैध तरीके से बसाई गई, तो क्या 80% तोड़ दिया जाएगा? पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार की रिमांड अवधि बढ़ी। ईडी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेजा। मुंडका आग लगने की वजह से फॉरेंसिक टीम ने डीएनए सैंपल लिए। 26 लोगों के डीएनए सैंपल लिए। एनएचआरसी की टीम ने मुंडका में हादसे वाली बिल्डिंग का दौरा किया, कहा हमने स्वतः संज्ञान लिया है, जैसे जैसे तथ्य मिलेंगे हम आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के सरला देवी कॉलेज में फिर उठा हिजाब मामला, छात्रों ने हिजाब पढ़कर परीक्षा देने की मांग की। कॉलेज के बाहर पुलिस वाले तैनात। पंजाब के कपूरथला में कबड्डी मैच के दौरान गोलीबारी, 2 नौजवान घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बाइक सवार 3 लोगों ने बिरयानी की दुकान पर की गोलीबारी। फायरिंग में दुकानदार
और ग्राहक घायल। गुजरात के राजकोट में ओवर स्पीड के कारण कार से टकराई बाइक, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। ओडिशा में वरिष्ठ नागरिकों के एटीएम कार्ड लेकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, आरोपित गिरफ्तार, 20 एटीएम समेत 80,000 रुपए सोना जब्त। बिहार के कटिहार में हीरो होंडा शोरूम के कैशियर की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए लूट भागे बदमाश, पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का सीएम एलजी को पत्र, बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए जल्द गर्मी छुट्टी की घोषणा की मांग। बेंगलुरु में झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर सुहाना हुआ मौसम, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया। असम के नगांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कानपुर शहर में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। कराची यूनिवर्सिटी हमले के बाद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता में चीन, पीएम शहबाज शरीफ ने दिया भरोसा, कहा दोषियों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। श्रीलंका के पीएम विक्रमसिंघे का बयान, देश में गैस की कमी, श्रीलंका के सिर्फ 1 दिन का तेल स्टॉक। रूस से घुसपैठ को धीरे करने के लिए यूक्रेन ने उड़ाए रेलवे ब्रिज। इंडोनेशिया के जावा में बिलबोर्ड से टकराई बस, 14 लोगों की मौत, 19 घायल, ड्राइवर की लापरवाही से हुई घटना। अमेरिका के ऑस्टिन में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 3 घायल, ह्यूस्टन पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों ने नकबा की सालगिरह मनाई, 1948 में हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। थॉमस कप जीतने वाले प्रणय ने पीएम से बात करके जताई खुशी, कहा पीएम से बात करके बहुत अच्छा लगा, वो हम सभी को नाम से जानते थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की निखत जरीन, 52 किलो कैटेगरी में इंग्लैंड की चार्ली को 5-0 से हराया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और फैक्ट्री की आग बुझाने की कोशिश इस वक्त जारी है। आग में किसी के फंसे होने की कोई खबर नहीं है और एक बार फिर से जैसा कि आमतौर पर होता आया है, वजह बताई जा रही है आग लगने की, शॉर्ट सर्किट। 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती खबर यह है कि इस फैक्ट्री में कोई भी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण आग यहां पर लगी हुई है। इससे पहले आपने मुंडका में देखा, मुंडका के बाद एक और खबर आई थी जहां पर फैक्ट्री में जोरदार भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने के लिए कई गाड़ियों को वहां पर मौके पर बुलाया गया था। और अब यहां पर ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो दिल्ली के नरेला की है, जहां जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम मौके पर है, 15 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। गर्मी के वक्त आग लगने के मामलों में इजाफा होता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात में ये आग लगी और आग इतनी तेजी के साथ फैली कि पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी चपेट में ले लिया। नाइट शिफ्ट नहीं चलती। कितने बजे की घटना हुई? पता नहीं हमारे को, 8 पता नहीं। 8 बजे शिफ्ट क्लोज हो जाती है। घंटी मारी लेबर ने, उन्होंने कुछ समाधान तो करा नहीं, घंटी मारी और हम आगे। गार्ड ने घंटी मारी कि लेबर ने लेबर अंदर क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सो रही थी अपने फैक्ट्री में, सो जाए सुबह। सब सुरक्षित है। क्या नाम? देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरेला से। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के नरेला में, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग बहुत तेजी के साथ फैल गई, पूरी इमारत को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, काफी नुकसान की बात भी यहां पर कही जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस आग में कोई फंसा नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वक्त रहते सभी इस फैक्ट्री से बाहर थे और उसके बाद ये आग फैल गई। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान के कराची में धमाका हुआ है। कराची में मस्जिद के पास ये धमाका हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं। धमाके में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बाइक में बम प्लांट किया गया था, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। जो पाकिस्तान की पुलिस है, कराची पुलिस, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक बाइक में बम प्लांट किया गया था। पुलिस टीम को निशाना बनाने की कोशिश थी और 2 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये वो देखिए तस्वीरें, ये पाकिस्तान की कराची की तस्वीर, एक बाइक में 2 किलो विस्फोटक के साथ उसको बम को प्लांट किया गया था। टारगेट पर यहां पर पुलिसकर्मी थे, लेकिन यहां एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। रिहायशी इलाका था ये,
काफी व्यस्त इलाका था, जैसा तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। और वहां पर स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर फाइटर्स कहाँ हैं ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन स्थानीय लोग यहां पर सबसे पहले आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आपको पुलिस भी कहीं नजर नहीं आएगी। तो तत्परता कितनी है पुलिस की, फायर फाइटर्स की, ये आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी सर्वे की। हमने ज्ञानवापी को लेकर जो दिखाया वो सही साबित हुआ। आगे रिपोर्ट में देखिए, मस्जिद में मिले बाबा पर पूरी तहकीकात। तीन दिन के सर्वे से 350 सालों का इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका काशी समेत करोड़ों हिंदुओं को बरसों से इंतजार था। ज्ञानवापी में बाबा मिल गए, यानी जिस मस्जिद में छिपे मंदिर की तलाश की जा रही थी वो बात पुख्ता हो गई। बस कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद अदालत की मोहर लगना बाकी है। याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई। शिवलिंग जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ, यानी परिसर में शिवलिंग मिलने की बात कोर्ट ने भी मानी है। बस अब तीनों कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसमें ही साफ हो पाएगा कि मस्जिद के अंदर मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर यही वो तालाब है जिसके राज पर से पर्दा उठ गया। सर्वे के दौरान इस तालाब से पानी निकलवाया गया। दावा किया गया है कि पानी निकलते ही मंदिर होने के सबूत सामने आ गए और साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो गए। देखिए इसी में सब कुछ छिपा है। गर्भगृह में बाबा मिले, बाबा मिले। कहा तो रहे, हाँ कहाँ मिले? नंदी कुएं में मिले, तालाब में मिले, कहाँ बस मिल गए। अब देखिए, अच्छा आर्या जी ये बताइए सोहनलाल जी, बाबा आपको मिले या नंदी महाराज को मिले? हम तो ये कहेंगे नंदी महाराज को मिले, देशवासियों को मिले, काशी को मिले, हर हिंदुओं को मिले, मुस्लिम मंदिर समर्थकों को मिले। टाइम्स नाउ भारत पर आप उसी तालाब की एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है। ठीक उसी पानी के नीचे से शिवलिंग मिला है और ठीक उसी के पास मस्जिद भी है। ये 350 साल पुराने दावे को सच में तब्दील होने का सबसे सच्चा सबूत है। और इसी के साथ दावा और पुख्ता हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर है। वाराणसी से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का नया दावा आया है। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू पक्ष तालाब के अंदर जिसे शिवलिंग कह रहा है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारे का टूटा हुआ हिस्सा है। ये दावा यूपी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने किया है। फव्वारे के टूटे पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा है। ये दावा कर रहे हैं शाहनवाज आलम, जो कि यूपी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन है। अब आप समझिए कि कांग्रेस के इस तरह के दावों पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे होंगे। फव्वारे के टूटे पत्थर को यहां पर शिवलिंग बताया जा रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद सील करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर।
जनव्यापी सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर ने नव भारत से खास बात की। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि परिसर से बहुत सारी चीजें मिली, 2-3 दिनों में सच सभी के सामने आऊंगा। कौन से बाबा मिले आज? नहीं, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन न्यायालय का जो आदेश आज हुआ है, न्यायालय का आदेश देखने के बाद मुझे जानकारी हुई है कि वहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है और उस शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए बाकायदा न्यायालय ने आदेश दिया हुआ है पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, सीआरपीएफ कमांडेंट और जिलाधिकारी को। तो ये आदेश जो दिया गया है उस एरिया को सेफ रखने के लिए, ये तो हिंदू पक्ष के दावे को एक तरीके से पुख्ता करता है ना, क्योंकि पहले तो वो मना कर रहे थे कि कुछ भी नहीं है वहां पे। नहीं, अब तो मिल गया है, अब सारी चीजें उजागर हो गई हैं, तो हिंदू धर्म तो पुख्ता हो ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी वो बहुत बातें नहीं कहना चाहते, लेकिन जाते जाते 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये पूरा मामला जो है मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए हैं, उस पर सुनवाई होगी, आप लोगों की रिपोर्ट कल सबमिट हो जाएगी, तो ये एप्लीकेबल रहेगी, इस पर कहीं से कोई रोक नहीं लगेगा? नहीं, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। और ये ऊपरी अदालत में एज ए एविडेंस जो है वो रखी जा सकती है? हाँ, रखा जा सकता है इसको एविडेंस के रूप में। तो अजय प्रताप जी, एक सवाल आपसे भी कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो बाहर आके कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला, अब तो तथ्य आपके पास है, कोर्ट में आप सबमिट करेंगे, तो जाते जाते दर्शकों को बस इतना ही बता दीजिए संकेतों के माध्यम से कि पूरे 3 दिन का सार क्या है, काशी क्या कह रही है, बाबा क्या कह रहे हैं? 2-3 दिन आप लोग और सब्र कर लीजिए, हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद सब चीज आपके सामने, सच क्या है क्या गलत है, सब आ जाएगा आपके सामने। लेकिन सत्यमेव जयते है क्या? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये रिपोर्ट सबमिट कर दे उसके बाद मैं कहूँगा। कोर्ट में सत्यमेव जयते होगा? कोर्ट में तो लिखा ही रहता है सत्यमेव जयते। तो चलिए, बाहर का आखिरी सवाल यादव जी, सत्यमेव जयते? जी, बिल्कुल बिल्कुल सत्यमेव जयते। चलिए, सबकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, कोर्ट का आदेश है और ये कोर्ट की प्रॉपर्टी है सर्वे, इसीलिए कोर्ट के अंदर ही उम्मीद की जा रही कि कल इसको सबमिट किया जाए। अगर रिपोर्ट तैयार नहीं होती तो कोर्ट कमिश्नर समय मांग सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो सर्वे किया गया है पूरी निष्पक्षता के साथ किया गया। पहले अजय मिश्रा जी पे सवाल खड़े किए गए तो उनके साथ 2 और अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया और कमीशन ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, तथ्यों को रिकॉर्ड किया गया है और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और ये जो है यहाँ से टर्निंग पॉइंट होगा इस पूरे केस में कि अब आगे क्या होता है। और अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। लखनऊ में लक्ष्मण मंदिर बन रहा है। राजस्थान में भोले बाबा के दर पर राहुल पहुंचे। जालंधर में बाइक सवार हमलावरों का अटैक हुआ और राजगढ़ में पुलिस पर पथराव किसने किया, देखिए। अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है, अब लखनऊ में लक्ष्मण मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। 12 मई को निर्माण के काम के लिए भूमि पूजन हुआ है। मेयर संयुक्ता भाटिया ने भूमि पूजन किया। मंदिर निर्माण के लिए श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास भी बनाया गया है। इसके मुख्य पुजारी धीरेन्द्र वशिष्ठ ने बताया कि इस साल सितंबर महीने से ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और जल्द ही लक्ष्मण का मंदिर बनकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए तैयार होगा। राजस्थान में राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमकर इन दिनों पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के साथ डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा पाठ की। राहुल गांधी हरि मंदिर भी पहुंचे, वहां भी पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बेड़ेश्वर धाम में राहुल ने 3 मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद राहुल गांधी ने बांसवाड़ा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्हें आदिवासी कोट और पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जालंधर में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने तेज धार हथियारों से मुर्गे बेचने वाले साहिल अख्तर को जख्मी कर दिया। वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। साहिल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। भगवंत मान सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का दावा करती है, लेकिन इस तरह की वारदातें सरकार को सवालों में खड़ा करती हैं। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें एमपी के राजगढ़ की हैं।
दलित लड़की की शादी में दबंगों ने कहर बरपाया। बारात को गांव में आने से रोका, टेंट उखाड़ दिए, बिजली काट दी और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही पथराव कर दी। काफी हंगामे के बाद पुलिस की मौजूदगी में गांव के बाहर दलित बस्ती में कुछ ही दूरी पर डीजे के साथ बारात निकली और सुबह 3 बजे पुलिस की सुरक्षा के साए में एक स्कूल में बारातियों को खाना खिलवाया गया। फिर लड़की के घर पर 7 फेरों की रस्म अदा की गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। वीडियो में कुछ लोग एक दुकान पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। 8 से 10 लोग हाथों में लाठियां लेकर एक दुकान पर टूट पड़ते हैं। वहां रखे सामान को तहस नहस कर देते हैं। इस हमले में दुकानदार को काफी चोटें आई हैं। उसे वक्त रहते अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। सुकमा के एल्मा गुंडा कैंप के पास मिले शक्तिशाली बम को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। सर्च पर निकले कोबरा बटालियन के जवानों ने शक्तिशाली मोर्टार HE बम बरामद किया। ये बम इतना शक्तिशाली था कि जवान चपेट में आते तो बड़ा नुकसान हो जाता। पुलिस अफसरों के मुताबिक माओवादी अब जवानों को निशाना बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा IED और प्रेशर बम का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऊंची ऊंची आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जंगल की आग की है। जंगल में लगी आग 2 दिनों से धधक रही है। इसमें लाखों रुपए के वन संपदा का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग की वजह से इलाके का तापमान काफी बढ़ गया है और लोग भीषण गर्मी झेलने को मजबूर हैं। वहीं बेजुबानों पर भी गर्मी का संकट मंडरा रहा है। वन्य प्राणी इधर उधर भाग रहे हैं, कई तो झुलस भी गए। समूचे उत्तर भारत के साथ दिल्ली NCR में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में पारा 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन इसी तरह की झुलसाने वाली गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी की वजह से लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं, लेकिन जो किसी मजबूरी में निकले हैं उन्हें धूप में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर है, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश की फुहार से मौसम सुहाना हो गया है। बेंगलुरु में आज झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने। निचले इलाके में तो कई घरों में पानी घुस गया। निगम का अमला पानी निकालने के लिए जूझता दिखा। बारिश की वजह से मुसीबत तो बढ़ी, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत भी मिली। और असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रलय में सैकड़ों गांव डूब गए हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश से हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए। इतनी जोरदार बारिश इस वक्त असम में हो रही है कि 7 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक है जिस पर से ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ पानी, सैलाब नजर आएगा, आपको मलबा नजर आएगा, कचरा नजर आएगा। और ये देखिए, ये ट्रेन जो डीरेल यहाँ पर हो गई क्योंकि ट्रैक पूरा पानी में डूब चुका है। हालात असम में बेहद बद से बदतर हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो लोगों की परेशानी का अंदाजा आप लगाएंगे कि असम में लोग कितनी परेशानी का सामना इस वक्त कर रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही।
बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। असम में आसमानी आफत, भारी बारिश से बिगड़े हालात, सैलाब में समाई ट्रेन, जल प्रलय में फंसी हजारों जिंदगियां। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मचा है। आसमानी आफत से असम में हालात कैसे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं। सैलाब सड़कों से लेकर पहाड़ों तक पहुंच चुका है। गांव, शहर, पहाड़, मैदान, नदियां और पुल, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं। पहाड़ी इलाकों में इतनी जोरदार बारिश हुई है कि सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस बाढ़ में फंस गई। कछार से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे सैलाब के बीच एक ट्रेन फंसी हुई है। इस दौरान ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार थे। तभी भारतीय वायुसेना को खबर मिली और वायुसेना के देवदूतों ने 119 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पूरे असम में बाढ़ से 7 जिलों में हालात खराब हैं। 222 से ज्यादा गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। 57,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। 10,321 हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात कछार, दीमा हसाओ और होजाई जिले में हैं। टाइम्स नाउ नव भारत नॉर्थ ईस्ट की खबरों को रोकता नहीं बल्कि दिखाता है। तभी तो असम के दत्त की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान संवाददाता निबिड़ डेका ने होजाई के कुमारकटा में बाढ़ में फंसे लोगों से बातचीत की है। होजाई डिस्ट्रिक्ट के कुमारकटा एरिया में यहाँ पे फ्लड वाटर जो है सारे घरों में घुस गया है। आप देखिए घर का जो बाउंड्री है उसके पूरा पानी के अंदर चला गया है और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। SDRF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के रेस्क्यू लोग इधर इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू हो सके। वहाँ से लोग लेके यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से लेके एडमिनिस्ट्रेशन अंदर लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ का जो पानी का लेवल भी है वो बढ़ता जा रहा है, पहले से बहुत काफ़ी बढ़ गया है और घरे जो है आगे जाके भी डूब गया है। सो ये एरिया पूरा पानी से भर गया और ये जो रास्ता है ये एक्चुअली एक रास्ता था, लेकिन ये अभी लग रहा है कि एक नदी की तरह हो गया है, क्योंकि जो 5 किलोमीटर्स आगे जो नदी है उसके साथ जो फ्लड वाटर्स है पूरा कनेक्टेड हो गया है। सो परिस्थिति यहाँ पे बहुत ही टेंस थे और लगातार बारिश हो रहा है लास्ट एक हफ्ते से और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 18 मई तक बारिश चलता रहेगा। तो अगर बारिश चलता रहा तो पानी का जो इस लेवल है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे लोकल्स है, अभी यहाँ पे सब लोकल्स आ गए हैं क्योंकि यहाँ के उनके घर भी जो है पानी अंदर चला गया है, सबका घर नष्ट हो गया है। तो यहाँ हम लोगों का रास्ता है वो बंद हो चुका है, लोग जा नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन बंद हो गया है और लोग बहुत रिस्क में जा रहे हैं क्योंकि एकदम पानी आ रहा है। गारंटी नहीं जा रहा है, देखिए ना बोट से कैसा जा रहा है आदमी, कितना आदमी एक नाव में जा रहा है। जिनके घरों में पानी घुस गया है वो लोग इसी नाव से आ रहे हैं, तो सेफ तो नहीं है ये? सेफ नहीं, एकदम सेफ नहीं, 1 सेकंड का कोई। और आगे जो है बहुत घर भी पानी के अंदर चला गया है और आगे 5 किलोमीटर पहले जो नदी भी है उसके साथ पानी पूरा मिल गया है ना, ये रास्ता मिल गया पूरा एकदम। यहाँ से आपको यहाँ से एकदम तो वो नदी तक एकदम कम से कम 6 किलोमीटर भाई, 6-7 किलोमीटर तक पूरा पानी है पानी, कोई आदमी जाने नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे पहले जो बांध हुआ था इस टाइम के ज्यादा थोड़ा प्रकोप ज्यादा है? इतना तो नहीं हुआ, 2004 में जितना हुआ रहा इतना तो नहीं, थोड़ा कमती है, लेकिन लास्ट 2 साल से तो बेसी हुआ है, ज्यादा हुआ है। सो इनका मानना है कि जो पिछले 2-3 साल से जितना भी यहाँ पे फ्लड जो है इस टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ है और मेन प्रॉब्लम जो है कि ये रास्ता जो है आगे से कार्बी आंगलोंग कनेक्ट करता है वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है, ये रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है और नदी का जो के साथ पानी मिल गया है तो लोगों का बहुत ही यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब बाढ़ से बर्बादी का आलम यह है कि हजारों लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में बचाव और राहत के लिए सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार लगी हुई हैं। वायुसेना भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। फिलहाल असम को इस आसमानी आफत से राहत मिलना मुश्किल है क्योंकि मौसम विभाग ने 18 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में इंतजार है कि आखिर कब बादलों का बरसना रुकता है और असम में हालात सामान्य होते हैं। निबिड़ डेका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और अब देखिए बिना ब्रेक 100 हेडलाइंस अपडेट। कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानवापी वजूखाना सील किया गया, वाराणसी प्रशासन ने सील किया। वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला, कहा शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील किया जाए, सर्वे में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सीआरपीएफ करे। अदालत ने कहा वह लोगों को वजू करने से भी रोका जाए, 20 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत ना दी जाए। टाइम्स नाउ भारत से बोले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, सर्वे में कई चीजें मिली, कल रिपोर्ट दायर करने की पूरी कोशिश। कोर्ट कमिश्नर ने टाइम्स नाउ भारत से कहा याचिका पर कोर्ट ने जगह को सील करने का आदेश दिया, 2-3 दिन में सच सामने आएगा। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चली, याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक आगे बढ़ाई। ज्ञानवापी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट नंबर 4 में 40वें नंबर पर लिस्ट हुआ मामला, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दायर की है याचिका। टाइम्स नाउ भारत पर नंदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर, शिवलिंग की तरफ है नंदी का मुख, वजू खाने से ठीक सामने मस्जिद की दीवार। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा, सारे सबूत हमारे पक्ष में, जिसकी कल्पना की थी वो दिखा। सर्वे टीम में शामिल सोहनलाल आर्या का बड़ा बयान, कहा जिसकी प्रतीक्षा नंदी को थी वो बाबा मिले। मुस्लिम पक्ष ने सोहनलाल के दावों को नकारा, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वे के दौरान फोटोग्राफी करने वाले मुस्लिम पक्ष ने सोहनलाल के दावों को नकारा, कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर्वे के दौरान फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर गणेश शर्मा का दावा कि सर्वे के दौरान 1 से 1,500 फोटोग्राफ क्लिक किए। वाराणसी के टीएम कौशल राज शर्मा का बयान, सर्वे की जानकारी किसी ने बाहर नहीं दी। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग, कांग्रेस का दावा, तालाब के अंदर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारे का टूटा हुआ हिस्सा। ज्ञानवापी सर्वे पर ओबीसी का बयान, ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमसे बाबरी मस्जिद को छीना गया, अब हम किसी मस्जिद को नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी केस पर पीएफआई का बयान, कोर्ट का आदेश एक तरफा, फैसले की समीक्षा करे कोर्ट। ज्ञानवापी परिसर पर मौलाना साजिद रशीदी का बयान, कहा जोड़ तोड़कर आप शिवलिंग या ओम बना लें, यह कोई दलील नहीं है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की खबरों के बाद संबित पात्रा ने किया ट्वीट, लिखा शिव ही शाश्वत है, शिव ही सत्य है। केशव प्रसाद मौर्य ने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में कहा, मैं तो शिव भक्त हूं, ये मेरे लिए खुशी का अवसर है। ज्ञानवापी पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, का खुशी की बात है, नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी हुई। ज्ञानवापी सर्वे पर महबूबा मुफ्ती का बयान, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, का महबूबा मुफ्ती को पता होना चाहिए कि मुगलों ने लुटेरों की तरह बर्ताव किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, का सुप्रीम कोर्ट से सच्चाई पता चलेगी, बीजेपी कानून का दुरुपयोग कर रही है। ज्ञानवापी पर बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान, कहा आक्रांताओं ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। ज्ञानवापी मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, कहा तिरुपति केदारनाथ बद्रीनाथ के नीचे भी होनी चाहिए खुदाई। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर कुशीनगर में खुशी का माहौल, लोगों ने उत्साह से हर घर महादेव के नारे लगाए। सीएम योगी के आवास पर पीएम मोदी की यूपी के मंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया। कुशीनगर के बुद्ध मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुंचकर पूजा की। लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, नेपाली भाषा में लोगों को दी बधाई, कहा भारत में राम मंदिर निर्माण से नेपाल के लोग खुश। लुम्बिनी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने समझाया बुद्ध का मूल, कहा बुद्ध बोध भी है, शोध भी है। पीएम मोदी ने बुद्ध की साझी विरासत के साथ विकसित करने का संदेश दिया, कहा गौतम बुद्ध ने मानवता को ज्ञान की अनुभूति कराई। पीएम मोदी ने भारत और नेपाल के रिश्तों को हिमालय जितना पुराना बताया, कहा हमारी साझी विरासत साझे मूल्यों का प्रतीक है। भारत नेपाल की दोस्ती पर बोले पीएम, कहा लगातार मजबूत होती घनिष्ठता सभी के लिए हितकारी। नेपाल दौरे पर पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर। लुम्बिनी पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी नेपाल की लुम्बिनी पहुंचे। आज दूसरी बार बीजेपी को जानो कार्यक्रम में पहुंचे जेपी नड्डा, पिछले महीने भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कल एससी समुदाय के नेताओं के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात, एससी समुदाय के केंद्रीय मंत्री सहित पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे।
गुजरात में बीजेपी चिंतन बैठक का आज दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद। कल कुतुब मीनार परिसर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ, महाराणा प्रताप सेना करेगी पाठ का आयोजन। राजस्थान के बांसवाड़ा से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कांग्रेस लोगों को जोड़ती है। राहुल गांधी को तेज प्रताप की सलाह, कहा समान विचार वाली पार्टियों को एक साथ लाए। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव से मुलाकात पर नीतीश कुमार ने कहा तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर कहा यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। केजरीवाल ने कहा 80% दिल्ली अवैध तरीके से बसाई गई है, तो क्या 80% तोड़ दिया जाए। कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में बढ़ने पर केजरीवाल की केंद्र से अपील, का कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं, सरकार उनको सुरक्षा दे। कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले दागने पर भी केजरीवाल ने गलत बताया, कहा दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा सभी निजी स्कूल अल्पसंख्यक छात्रों की साल 2020-21 और 21-22 की ट्यूशन फीस वापस करें। पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि बढ़ी, ईडी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 दिन की रिमांड में भेजा। पुणे में स्मृति ईरानी के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, स्मृति ईरानी के होटल के बाहर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध। मराठी एक्ट्रेस केतकी पर नवी मुंबई में एक और मामला दर्ज, शरद पवार पर आपत्तिजनक बयान देने का मामला। मुनका आग लगने की जगह से फॉरेंसिक टीम ने डीएनए सैंपल लिए, 26 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। एनएचआरसी की टीम ने मुनका में हादसे वाली बिल्डिंग का दौरा किया, कहा हमने स्वतः संज्ञान लिया है। कर्नाटक के सल्ला देवी कॉलेज में फिर उठा हिजाब मामला, छात्रों ने हिजाब पढ़कर परीक्षा देने की मांग की। करनाल में सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, रायपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। जल्द लॉन्च होगा भारतीय नौसेना के 2 नए युद्धपोत, मुंबई बंदरगाह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु में झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर सुहाना हुआ मौसम, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया। बाढ़ से असम के दीमा हसाओ में बुरे हालात, 7 जिलों में लोग परेशान। असम के नगांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कानपुर शहर के लोगों के घरों में पानी घुसा। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, दिल्ली में आज धूल भरी आंधी के असर। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बड़ी पावर डिमांड, 15 मई की रात 6732 तक पहुंची पावर डिमांड। हरियाणा की ओर से पानी न छोड़े जाने पर वजीराबाद वाटर प्लांट में पानी की कमी, 1-2 दिन में पानी की आपूर्ति की जाएगी। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन का सीएम एलजी को पत्र, बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए जल्दी गर्मी की छुट्टी की घोषणा की मांग की। बायोलॉजिकल ई ने अपनी कोरोना वैक्सीन की कीमत घटाई, अब 840 रुपए की बजाय 250 रुपए में मिलेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 377 कोरोना के नए मामले, 1 मरीज की मौत, एक्टिव संख्या 3228। बिहार के कटिहार से अनोखी क्लासरूम की तस्वीर सामने आई, आधे ब्लैक बोर्ड पर हिंदू और आधे पर उर्दू पढ़ाते टीचर। चारधाम यात्रा पर अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत, ज्यादातर मौत हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की वजह से हुई। पंजाब के कपूरथला में कबड्डी मैच के दौरान गोलीबारी, 2 नौजवान घायल। कपूरथला फायरिंग पर कैप्टन का माना सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा आपकी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बाइक सवार 3 लोगों ने बिरयानी की दुकान पर गोलीबारी की, फायरिंग में दुकानदार और ग्राहक घायल। गुजरात के राजकोट में ओवर स्पीड के कारण कार से टकराई बाइक, घटना का सीसीटीवी सामने आया। ओडिशा में वरिष्ठ नागरिकों के एटीएम कार्ड लेकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बिहार के कटिहार में हीरो होंडा शोरूम के कैशियर की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए लूटकर भागे बदमाश। मध्य प्रदेश के सागर में प्रसाद लेने के प्रयास में 17 लोग घायल, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों की मुश्तरी से टला बड़ा हादसा, जवानों ने नक्सलियों के प्लांट किए गए मोर्टार HE बम को डिफ्यूज किया। चीनी नागरिक पर टाइम्स नाउ ऑफ भारत का बड़ा खुलासा, भारत में कई फर्जी कंपनियों के जरिए देश का 100 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। जयपुर ATS पुलिस के बाहर मिला लावारिस ट्रॉली बैग, पुलिस और बम डिफ्यूजल स्क्वाड मौके पर। पंजाब के जालंधर में खुलेआम नशे की पुड़िया बेचती नजर आई महिला, मामले का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजगढ़ में दलित लड़की की शादी में दबंगों ने बारात को गांव में आने से रोका, बिजली काटकर टेंट उखाड़ा, पुलिस पर भी पथराव किया। झारखंड के पलामू में मंडप में भागा दूल्हा, लड़की के सावली होने के कारण नहीं की शादी, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बिहार के नालंदा में बस स्टैंड में खड़ी 2 बसों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु में करंट लगने से एक युवक की मौत, बस स्टैंड पर होर्डिंग लगा करंट। पंजाब के जालंधर में बाइक सवार लड़कों ने धारदार हथियार से व्यक्ति पर हमला किया, घटना में वीडियो सीसीटीवी सामने आया। बद्रीनाथ के जोशीमठ में टेम्पो का
ब्रेक फेल हुआ, 6 लोग घायल। बद्रीनाथ से दर्शन कर ऋषिकेश लौट रहे थे सभी यात्री। कराची यूनिवर्सिटी हमले के बाद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता में चीन। पीएम शहबाज शरीफ ने दिया भरोसा, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। श्रीलंका के पीएम विक्रम सिंघे का बयान, देश में गैस की कमी, श्रीलंका में सिर्फ 1 दिन का तेल स्टॉक। रूस की घुसपैठ को धीरे करने के लिए यूक्रेन ने उड़ाया रेलवे ब्रिज। इंडोनेशिया के जावा में बिलबोर्ड से टकराई बस, 14 लोगों की मौत, 19 लोग घायल। अमेरिका की ह्यूस्टन में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 3 घायल हुए। थॉमस कप जीतने वाले प्रणॉय ने पीएम से बात करके खुशी जताई, कहा पीएम से बात करके अच्छा लगा, सभी को वो नाम से जानते थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत की निखत जरीन। 52 केजी की कैटेगरी में इंग्लैंड की चार्ली को 5-0 से हराया। सोनम महापात्रा जैकलिन फर्नांडिस पर निकाली भड़ास, कहा ऐसे लोग नई पीढ़ी के लिए जहरीले रोल मॉडल। कभी ईद कभी दिवाली फिल्म के सेट से शहनाज गिल का लुक आया सामने, बालों में गंदरा लगाए दिखी। एक्टर इमरान खान पत्नी अवंतिका मलिक से लेंगे तलाक, 2019 से अलग रह रहे हैं कपल। दाढ़ी मूंछ पर व्यंग करना भारती सिंह को पड़ा भारी, लाफ्टर क्वीन ने मांगी माफी, लेकिन SGPC दर्ज कराएगी शिकायत। नेहा कक्कड़ के पति रोहन प्रीत के साथ हुई लूट, होटल से हीरे की अंगूठी समेत लाखों का सामान गायब। मराठी एक्टर सुशांत शेलार की कार पर पथराव, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। और अब आपको दिखाते हैं दिन की वो खबरें जो देश का मुद्दा बनी। फैक्ट और पूरी रिसर्च के साथ सबसे पहले बात पीएम मोदी के नेपाल दौरे की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने आज नेपाल में महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का दौरा किया। पीएम मोदी ने अपने दौरे से जहां नेपाल के साथ रिश्तों को नया आयाम दिया, वहीं बौद्ध नीति के बहाने चीन को क्या कहा, बताते हैं आपको। भगवतो अरहतो नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। भगवान बौद्ध के दर्शन, नमन, मंत्रोच्चारण और पीले वस्त्रों में किसी उपासक की तरह उपासना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौद्ध नीति है। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल नीति है। ये पीएम मोदी का दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से चीन को कूटनीतिक संदेश है। पीएम मोदी रोटी बेटी के रिश्ते वाले नेपाल पहुंचे तो रिश्तों में एक बार फिर से वही गर्मजोशी आ गई। किसी बड़े भाई की तरह नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का 5वां दौरा किया। पीएम मोदी करीब 6 घंटे तक नेपाल में रहे। इस दौरान उन्होंने नेपाली पीएम के साथ लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में दर्शन किए और भगवान बौद्ध को नमन किया। पीएम नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा भले महज कुछ घंटों का हो, लेकिन इसने नेपाल और भारत के रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है। 4 सालों से रिश्तों में जो तलखी थी, रिश्तों में जो ठंडापन था, मोदी के एक दिनी दौरे ने इसे गर्मजोशी में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में गए, वहां पर बुद्ध के जो स्थल हैं, वहां पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बौद्ध उपासक की तरह पीएम मोदी ने पीले वस्त्रों में बौद्ध भिक्षुओं के बीच बैठकर शांत मन से उपासना की। इसके साथ ही उन्होंने पुष्करणी कुंड की परिक्रमा लगाई और पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा भी की। माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला, वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने लुम्बिनी में भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला भी रखी। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। ये बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाने में भारत 1 अरब रुपए की मदद कर रहा है। अपने छोटे से दौरे पर पीएम मोदी ने नेपाल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया।
इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते का महत्व समझाया। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। साथ ही भारत नेपाल के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के साथ पीएम मोदी के इस दौरे के कई कूटनीतिक मायने हैं। सबसे अहम ये कि पीएम के नेपाल दौरे से बीजिंग को कड़ा संदेश मिला है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल चीन के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। बुद्ध ने नेपाल और भारत को जोड़े रखा है। जो सर्किट बनाने की बातचीत चल रही है, कपिलवस्तु से कुशीनगर को, लुम्बिनी से कुशीनगर को जोड़ने की, उसे भी एक नया आयाम इस दौरे से मिला है। जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। कुशीनगर जो यात्री आते हैं वो नेपाल के कपिलवस्तु भी पहुंचते हैं, लुम्बिनी भी पहुंचते हैं और वहां जाने वाले लोग कुशीनगर होकर जाते हैं। तो बुद्ध जो दोनों देशों के रिश्तों में एक मजबूत डोरी का काम कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के नेपाल दौरे का असर चीन तक होगा। भारत नेपाल के रिश्तों का पुराना दौर एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा के हिंदू पक्षकारों की भी उम्मीद बढ़ गई है। हिंदू पक्षकार अब जल्द से जल्द कोर्ट से मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने और सर्वे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी में महादेव मिले हैं, उन्हें उम्मीद है कि शाही ईदगाह के नीचे उनके कहना है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। वही कारागार जिसमें कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया था। कंस के जिस बंदी गृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जगह आज खड़ी है शाही ईदगाह मस्जिद। ऐसा दावा है श्री कृष्ण हिंदू जन्मभूमि विवाद से जुड़े हिंदू पक्षकारों का। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए हिंदू पक्षकार शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग कर रहे हैं। जो आज भी ईदगाह खड़ा हुआ है उसमें फाउंडेशन भी नहीं, यदि आप ऊपर से देखें नहीं, पत्थर नहीं, वही मंदिर का जो कंगूरा जा रहा है, अष्टकोणी मंदिर था, 250 फुट मंदिर था। दिन में 7-8 कोस से तो दिन में ही दिखता था, इतना था। और उसने इटालियन यात्रियों ने लिखा है कि दीपावली के दिन जो उसमें दीपक लगते थे तो वो इतने ऊंचे होते थे कि वो दूरबीन से बादशाह को आगरा से दिखते थे। इतना भव्य मंदिर था। शाही ईदगाह मस्जिद की जगह कभी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर हुआ करता था। उसके सबूत भी हिंदू पक्षकार दिखाते हैं। वो सबूत टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिसे देखकर आपको भी हैरानी होगी। वर्ष 1395 यानी आज से करीब 625 साल पहले ये मथुरा का मैप है। चकबंदी के इस मैप में जमीन संख्या 825 श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। ये मैप उस वक्त का है जब मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था और उसके आसपास कहीं भी किसी भी मस्जिद की जमीन नहीं है। मथुरा की चकबंदी के 625 साल पुराने मैप के बाद एक और सबूत मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक साबित करता है। सन 1424 का ये सरकारी रिकॉर्ड है। 13.37 एकड़ वाली पूरी जमीन पर मंदिर का जिक्र है।
उसके आसपास की जमीन पर कहीं भी मस्जिद का जिक्र है ही नहीं। इसी के साथ एक सरकारी दस्तावेज है, खतौनी का दस्तावेज। सन 1424 में इस दस्तावेज में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र है। यानी अब तक 3 सरकारी दस्तावेजों में से किसी भी कागज में शाही ईदगाह मस्जिद का जिक्र तक नहीं है। खेवट नंबर 255 श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मालिक दर्शाया गया है। ये नॉन जेडे के खसरा नॉन जेडे की खसोनी में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। और ये सर्टिफाइड मैप है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, बहुत पुराना है। हाँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जारी किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें यहाँ 825 में ये दर्शित की गई है जन्मभूमि को। यानी आज से सैकड़ों साल पुराने सरकारी दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि मथुरा में मंदिर के ठीक बगल में कोई मस्जिद थी ही नहीं। कुछ था तो वो सिर्फ श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से पहले पूरे 13.37 एकड़ में एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर था। उस मंदिर का नाम था कटरा केशव देव मंदिर। दावा है कि मंदिर इतना ऊंचा था कि दिवाली के दिन मंदिर पर दियों की रोशनी होती थी, तो वो रोशनी आगरा के किले से साफ नजर आती थी। उस मस्जिद के सर्वे में साक्षात हमारे भगवान शिव प्रकट हुए हैं और शिवलिंग का सर्वे में मिलना हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। मथुरा में भी जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वो हमारे भगवान श्री केशव देव के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने बनाई है। और वहाँ भी अगर सरकार सर्वे कराती है तो इसी प्रकार के अनेक सर्वे में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण भी मिलेंगे। पंडित गोपेश्वर का दावा है कि औरंगजेब मंदिर की भव्यता देखकर परेशान था और इसलिए उसने मथुरा के कटरा केशव देव मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। जनवरी 1670 का औरंगजेब का उर्दू का आदेश भी है, जिसमें साफ लिखा है कि मथुरा के मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया जाए। दावा तो ये भी है कि आज भी मस्जिद की सीढ़ियों पर मंदिर से निकाले विग्रह मौजूद हैं। तो यहाँ के जो विग्रह थे ठाकुर केशव देव जी महाराज, उनको औरंगजेब आगरा ले गया था और आगरा में लाल किले में एक छोटी बेगम की मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में उन्होंने विग्रह को लगा दिया गया था, जो आज भी लगे हैं। और औरंगजेब ने इन विग्रहों को वहाँ सीढ़ियों में लगाया था और उनसे पैरों से वो शाही खानदान के लोग और चढ़ते उतरते थे, वो कलंकित करने के लिए हिंदू धर्म को, इसलिए उन्होंने लगाया था। टाइम्स नाउ भारत के पास कुछ और दस्तावेजी सबूत है जो ये साबित करेंगे कि जिस जगह आज शाही ईदगाह मस्जिद है, सन 1670 से पहले वहां मस्जिद का नामो निशान नहीं था। मथुरा से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।